बढ़िया बेटा। वेरी गुड यार, पूरा बोर्ड कवर हो रहा है इसमें। चलो भाई, लास्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे इकोसिस्टम के बारे में बेटा। चलिए, मैं सेकंड फ्लोर पे चला गया। क्लास कब आएगी यहाँ पर नीचे? ठीक है, देखिएगा प्लीज। लास्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा इकोसिस्टम के बारे में, और इकोसिस्टम मैंने आपको बस इकोसिस्टम मैंने आपको बता दिया था कि इट इज द सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। देन हम लोगों ने बात की थी कि इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेचर। अगली बात की थी कि द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय एजी टेंसले। उसके बाद बात की थी कि एजी टेंसले ने इसको डिफाइन किया एज द सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। उसके बाद बात की थी हम लोगों ने ईपी ऑडम इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी। इन्होंने डेफिनेशन दी कि इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। बता दिया था ये सब। उसके बाद हम लोग डिस्कस करे थे भैया जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम कैन बी वेरी लार्ज एंड इकोसिस्टम कैन बी वेरी स्मॉल। बताया था कि नहीं? इकोसिस्टम कैन बी वेरी लार्ज एंड इकोसिस्टम कैन बी वेरी स्मॉल। इट कैन बी एज लार्ज एज ओशियंस बेटा, एंड इट कैन बी एज स्मॉल एज ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, राइट। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी कि जो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर है एंड जो ओशियंस हैं, ये दोनों नेचुरल इकोसिस्टम बेटा। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि ये जो ओशियंस हैं दीज आर परमानेंट इकोसिस्टम, वेयर एज ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इज अ टेम्पोररी इकोसिस्टम। अगली बात की थी कि जो ओशियंस होते हैं ये कंप्लीट इकोसिस्टम है, जबकि ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एक इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है। कंप्लीट किसको कहते हैं, इनकम्प्लीट किसको कहते हैं, समझाया था क्या? ऐसे इकोसिस्टम जो इकोसिस्टम के सभी फंक्शंस को फॉलो करते हैं, कंडक्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उनको कहेंगे हम लोग कंप्लीट इकोसिस्टम। लेकिन एक ही बार में सारे फंक्शंस को रेगुलेट करने की अगर कैपेसिटी नहीं पाई जाती है, दोज आर कंसिडर्ड एज द इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। यहां तक की बात हो गई थी बेटा। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि इकोसिस्टम इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट व्हिच हैव एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंसी, एंड एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंसी इज नोन एज होम्योस्टेसिस। स्टडी ऑफ होम्योस्टेसिस इज नोन एज साइबरनेटिक्स। याद है कुछ ऐसा? नेक्स्ट याद रखिएगा कि अगर हम साइज के बेसिस पर बताएं तो हम बता सकते हैं कि इकोसिस्टम मेगा इकोसिस्टम हो सकते हैं, मैक्रो इकोसिस्टम हो सकते हैं, माइक्रो इकोसिस्टम हो सकते हैं, और नैनो इकोसिस्टम हो सकते हैं। मेगा इकोसिस्टम के एग्जांपल में क्या हम ओशियंस को ले सकते हैं बेटा? मैक्रो इकोसिस्टम में हम फॉरेस्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, मैक्रो इकोसिस्टम में हम लोग लेक या पॉन्ड को इंक्लूड कर सकते हैं, और नैनो इकोसिस्टम में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं ड्रॉपलेट ऑफ वाटर को। यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर हो गई थी बच्चे? इसके अलावा कुछ और बताया था? नहीं बताया था? हाँ है। सॉइल पार्टिकल को क्यों नहीं रख रहे हैं? सॉइल पार्टिकल को ले सकते हो आप, लेकिन पार्टिकल के ऊपर क्या कभी भी या हर समय पर लिविंग कंपोनेंट पाया जाएगा ही सही क्या? नहीं पाया जाएगा। लेकिन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर में पूरे पूरे चांसेस है कि अगर आपने रिवर में से किसी भी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर को निकाला है तो वहां पर प्रेजेंट होगा, एक्वागार्ड वाली में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इकोसिस्टम्स। दो तरह के मैंने आपको बताए थे, टेम्पोररी होंगे या परमानेंट। मैंने आपको दो स्टेटमेंट भी लिखवाए थे। नेचुरल इकोसिस्टम हमेशा परमानेंट होंगे, मोस्ट ऑफ इकोसिस्टम परमानेंट होंगे नेचुरल, लेकिन ऑल आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर टेम्पोररी। ठीक, तो आगे डिस्कस करते हैं। इकोसिस्टम दो तरह के हो सकते हैं। इकोसिस्टम्स कैन बी नेचुरल एंड इकोसिस्टम्स कैन बी आर्टिफिशियल। जो नेचर में अपने आप फॉर्म और रेगुलेट होते हैं दोज आर नोन एज नेचुरल इकोसिस्टम्स। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स आर मैन मेड इकोसिस्टम। कैसे होते हैं बेटा ये?
मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं। बात करते हैं हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में। बेटा मुझे बताइएगा, नेचुरल इकोसिस्टम की स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा कि कम? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती है। भैया जहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होती है वहां की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और जहां डाइवर्सिटी कम होती है वहां की स्टेबिलिटी कम होती है। यहां तक की कहानी क्लियर है? अगली चीज, नेचुरल इकोसिस्टम में रेजिलियंस ज्यादा होता है, जबकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में रेजिलियंस या तो कम होता है या फिर एब्सेंट होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेजिलियंस? What do you understand by resilience? Ability to regenerate after disturbances. What is resilience, beta? Ability to regenerate after disturbance is known as resilience. अगर हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें, मान लीजिए कोई एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम था बेटा, डिफॉरेस्टेशन हो गया है और उसको छोड़ दिया गया है, क्या वहां पर फिर से फॉरेस्ट बन सकता है? यह सक्सेशनल प्रोसेस है जिसमें अल्टीमेटली एक फॉरेस्ट कम्युनिटी का एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। क्या इसमें डिस्टरबेंस के बाद रीजनरेट होने की कैपेसिटी है? लेकिन अगर कभी कोई एक्वेरियम टूट गया तो क्या कई 100 सालों में जाकर वो फिर से कांच का भर जाएगा और उसके अंदर फिर से मछलियां आ जाएंगी? ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स के अंदर रेजिलियंस नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में क्या हम यहाँ पर फॉरेस्ट ले सकते हैं बेटा? क्या इसमें हम ग्रासलैंड ले सकते हैं? क्या इसके अंदर हम लोग डेजर्ट्स ले सकते हैं? क्या इसमें हम लोग रिवर ले सकते हैं? क्या इसमें हम पॉन्ड ले सकते हैं? क्या इसमें हम लेक ले सकते हैं? और क्या इसमें हम ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ले सकते हैं? राइट बच्चे, ये हुई बात नेचुरल इकोसिस्टम्स की। डेजर्ट का रेजिलियंस नहीं, हम यूं कह रहे हैं कि डेजर्ट इज अ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम्स के अंदर रेजिलियंस कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। जैसे कि अगर डेजर्ट इकोसिस्टम की कहीं पर कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हुई तो क्या वो कम्युनिटी दोबारा से रीएस्टेब्लिश हो सकती है? हो सकती है। कंगारू रैट के एग्जांपल में मैंने आपको ऑलरेडी समझाई है ये बात कि अगर कहीं पर वेजिटेशन खत्म हो गई तो वो अलग अलग जगह पर ऑर्गेनिक मैटर को फैलाएगा, उस जगह पर वहां पर रीजनरेट हो सकती है, डेजर्ट की कम्युनिटी ही रहेगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या हमेशा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका रेजिलियंस ज्यादा होगा? हेलो, क्या जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसका हमेशा रेजिलियंस ज्यादा होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। ऐसा इकोसिस्टम जिसको आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है लेकिन उसमें रीजनरेट होने की कैपेसिटी पाई जाती है, दैट मींस इस इकोसिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा की कम है? कम है, बट रेजिलियंस ज्यादा है। आप यहाँ पर नेचुरल और आर्टिफिशियल के बारे में ना बताकर केवल हम लोग स्टेबिलिटी और रेजिलियंस को अलग अलग बताएंगे। एम्स के अंदर स्टेटमेंट पूछा गया था, एन इकोसिस्टम कैन बी डिस्ट्रॉयड इजीली बट हैव एबिलिटी टू रीजनरेट अगेन। दिस इकोसिस्टम शोज लेस स्टेबिलिटी एंड हाई रेजिलियंस। क्या यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? एक इकोसिस्टम है जिसको आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है लेकिन उसमें फिर से रीजनरेट होने की कैपेसिटी पाई जाती है। अगर हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स की बात करें बेटा, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या हम एक्वेरियम ले सकते हैं बच्चों? क्या इसमें हम गार्डन्स ले सकते हैं? क्या इसके अंदर हम क्रॉपलैंड ले सकते हैं? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन क्रॉपलैंड इकोसिस्टम के बारे में। विच अमंग द फॉलोइंग इकोसिस्टम शोज लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी? इसमें लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलेगी बेटा क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में, क्योंकि गेहूं का खेत है तो सारे प्लांट गेहूं के ही होंगे, चावल का खेत है तो सारे प्लांट चावल के ही होंगे। इसका मतलब क्रॉपलैंड शोज लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, मेंशन कर लीजिएगा। क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। इजीली डिस्टर्ब हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन रीजनरेट होने की कैपेसिटी पाई जाती है। An ecosystem can be destroyed easily but have capacity to regenerate again. चलो जी, नेचुरल इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और
एक्वेटिक भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स होते हैं बेटा, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं लैंटिक इकोसिस्टम और एक होते हैं लोटिक इकोसिस्टम। लैंटिक का मतलब होता है बेटा स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट मतलब ठहरा हुआ पानी जो होता है, ठीक। लोटिक इकोसिस्टम होते हैं बेटा फ्लोइंग वाटर इकोसिस्टम्स। आ गई बात समझ में? एग्जाम्पल की अगर हम बात करें स्टैग्नेंट वाटर में, क्या इसमें हम लेक को बता सकते हैं? क्या इसमें हम पॉन्ड बता सकते हैं? लोटिक इकोसिस्टम में क्या हम रिवर्स बता सकते हैं? और क्या इसमें हम स्ट्रीम्स बता सकते हैं बेटा? ठीक है, ये हो गए भैया आपके लेंटिक और लोटिक। मुझे ये बताइए ओशियन को किस में रखेंगे, लेंटिक में या लोटिक में? लोटिक, ठीक है। चलिए मैं पूछता हूं कितने लोग कहते हैं कि लेंटिक में रखेंगे? कितने लोग कहते हैं कि लोटिक में रखेंगे? अब तो कुछ बोलो। सेकंड लास्ट बालक, हाँ रोज आते हो क्लास में? हाँ बताओ, बैठ के बोल यार। लेंटिक में रखोगे। टोपी वाले भैया हैं? लोटिक। कितने लोग कहते हैं दोनों में रखेंगे? शाबाश, मतलब बीच में लेंटिक है और किनारे पर लोटिक है। हाँ और क्या। कितने लोग कहते हैं कि सर दोनों में से किसी में भी नहीं रखेंगे? एक दो तीन, दो दो में आंसर दे रहा है। ठीक है, तीन लोग कह रहे हैं कि किसी में भी नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? वेरी गुड, लेंटिक और लोटिक मैंने अभी अभी बोला था, फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम दो तरह के हो सकते हैं, लेंटिक एंड लोटिक। समझ में आ गई बात? ठीक है, सारा खेल शब्दों का ही है, शब्दों पर ध्यान दे। लिख लेना यहाँ पर ब्रैकेट में फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स लेंटिक या लोटिक हो सकते हैं। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के एग्जाम्पल में आपकी एनसीईआरटी ने एक नाम और लिखा हुआ है, एंड दैट इज वेटलैंड्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे पुराने जमाने में या आज के समय में जो सबसे कॉमन टर्म हम लोग सीख रहे हैं वो टर्म है ग्लोबल वार्मिंग। अरे हाँ के ना, सबसे कॉमनली जो हम लोग सुनते हैं वो क्या चल रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। वर्तमान समय में पिछले 5-6 सालों से लगभग हर जगह पर, हर साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में एक बारे में चर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो है वेटलैंड्स। जैसे आजकल हम लोग एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को लेकर ज्यादा कंसर्न है बेटा, आने वाले समय में यही कंसर्न शिफ्ट होने वाला है वाटर की तरफ। और वाटर पॉल्यूशन विल बी द मेजर कंसर्न, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी कम होती चली जाएगी, रिसोर्स रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। इस वजह से इन सब चीजों का बार बार यूटिलाइजेशन या बार बार यूज किया जा रहा है। नाउ व्हाट इज वेटलैंड्स? सबसे पहली चीज तो ये याद रखना कि वेटलैंड्स आर एक्वेटिक इकोसिस्टम। वेटलैंड्स आर एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक। वेटलैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम है। अब बात आती है कि यार वेटलैंड्स मिलेंगे कहाँ और कहते किसको हैं? बेटा आपने कोई भी वाटर बॉडी देखी हो, चाहे पॉन्ड देखा हो, लेक देखा हो, रिवर देखा हो, ओशियन देखा हो, हर एक वाटर बॉडी के किनारे पर मिट्टी या मड पाया जाता है बच्चों। वो जो मिट्टी या मड है वो हर समय पर गीला बना रहता है। ये जो गीला वाला लैंड एरिया है जो हमेशा एजेस ऑफ द वाटर बॉडी पर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज वेटलैंड्स। बढ़िया अंग्रेजी में जमा जमा के लिखें, सोफिस्टिकेटेड लगाएं तो ये कह सकते हैं कि द शैलो लो लाइंग एरिया प्रेजेंट एट द एजेस ऑफ कम्युनिटी या वाटर बॉडी। क्या? शैलो लो लाइंग एरिया प्रेजेंट एट द एजेस ऑफ अ वाटर बॉडी, ये क्या कहलाएगा बेटा? वेटलैंड कहलाएगा। यार मैंने आपको लिटोरल जोन पढ़ाया है, वेटलैंड वाले एरिया में कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि वह झील के किनारे पर शैलो लो लाइंग एरिया है। क्या यहां तक की बात क्लियर? अब वेटलैंड्स की कहानी इंपॉर्टेंट है क्यों? आपने अगर कभी किसी नेचुरल वाटर बॉडी को देखा हो, नेचुरल वाटर बॉडी का मतलब क्या हुआ है कि ह्यूमन ने वहां कोई कंस्ट्रक्शन ना किया हो। जैसे हम कोटा की बात करते हैं तो कोटा में गरडिया, राइट, इसके अलावा गेबरनाथ या बहुत सारे आसपास के एरिया में ऐसे नेचुरल ट्रेंचेस बने हुए हैं जिसमें नीचे जाकर वाटर बॉडी है। अरे हाँ के ना,
जब भी बारिश होगी तो बारिश होने पर रन ऑफ वाटर उन वाटर बॉडीज में जाकर गिरेगा बेटा। अगर आप कभी ऐसी वाटर बॉडी के किनारे पर बारिश के मौसम में घूमने गए हो या पिकनिक के लिए गए हो तो आपने एक चीज बहुत कॉमनली नोटिस की होगी कि जब रन ऑफ वाटर बहता हुआ जाता है तो हमारे द्वारा फैलाया गया जितना भी कचरा वगैरह है वो उस पानी के साथ बहकर वाटर बॉडी में जाने लगता है। आपने कभी नोटिस किया हो तो वाटर बॉडी के किनारे पर कई बार बहुत बड़ा सा कपड़ा या कागज या पॉलीथीन या थर्मोकोल, इस तरह का जो लार्ज या सॉलिड मटेरियल होता है वो किनारे पर रुका हुआ रहता है और पानी बीच में से बहता हुआ वाटर बॉडी में जा रहा होता है। ढेर सारा कचरा जो है वो किनारे पर इकट्ठा होता हुआ नजर आता है। इसका मतलब है कि जब वह कचरा वहां से गुजर रहा था तो इस शैलो लो लाइंग एरिया में फ्रिक्शन की वजह से वो वहीं पर अटक गया और केवल क्या पहुंच रहा है, वाटर पहुंच रहा है। इसका मतलब आपको दिख रहा है कि नेचुरल प्यूरिफिकेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? नेचुरल प्यूरिफिकेशन चल रहा है। इसी वजह से वेटलैंड्स आर आल्सो नोन एज द किडनीज ऑफ द प्लेनेट। क्या कहलाते हैं ये? किडनीज ऑफ द प्लेनेट। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर देखा हो गंगा का जो अभी वो नमामि गंगे प्रोग्राम में बनारस के अंदर वो घाट वाट बनाए गए हैं बहुत सारे, ठीक। वो पहले पता ना बिफोर एंड आफ्टर वाली चीज है ना, दिखाते ना पिक्चर्स में, बिफोर 2014 एंड आफ्टर 2014, राइट है ना। ये मतलब मैं पॉलिटिकली न्यूट्रल पर्सन हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही किसी आदमी के पीछे अंधा हूं और ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको कुछ देख ही नहीं रहा हूँ, राइट। तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि लोग बहुत खुश हुए कि यार वहां पर डेवलपमेंट हुआ और वाकई बहुत अच्छी सी बात है। लेकिन पहले और अभी में फर्क क्या रहा कि जब आपको वो कूड़े करकट वाली जगह दिखाई जाती थी, दैट वाज एक्चुअली शोइंग द नेचुरल एक्टिविटी ऑफ, इसलिए तो कचरा किनारे पर रह रहा था। अरे समझ में आई बात? आज क्या होता है, घाट बना दिए गए। घाट बनाने के बाद अब वहां होता क्या, रोज सफाई का एक मॉड्यूल डिसाइडेड है, एक पूरा सा फॉर्मेट डिसाइडेड है कि आपको सफाई ऐसे करनी है। और किसी ने देखा हो तो इन घाटों पर एक बड़ी बड़ी मोटरें लगाई गई हैं ताकि जब पूजा वगैरह सारी मतलब जो ह्यूमन जितनी भी एक्टिविटीज है वो कंप्लीट होने के बाद वो मोटा सा पाइप लेते हैं और ऊपर से घाट की सीढ़ियां धोते हुए आते हैं। अरे हाँ कि ना। जिसकी वजह से जो कचरा है वो अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, गंगा रिवर में। पहले हो क्या रहा था, वेटलैंड्स की वजह से वो किनारे पर इकट्ठा हो जाता था जिसको जेसीबी से उठवाकर ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचा देते थे। अभी वो फाइनली कहाँ जा रहा है, रिवर में जा रहा है। तो इट इज डिक्रीजिंग द पॉल्यूशन, इंक्रीजिंग द पॉल्यूशन। ऑब्वियसली इट इज इंक्रीजिंग द पॉल्यूशन। यहीं पर सब खत्म हो गई बात किसकी, वेटलैंड कंजर्वेशन होना बहुत जरूरी था, या वेटलैंड कंजर्वेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ, हर जगह पर आर्टिफिशियल अगर सारे साइट्स डेवलप हो गए तो फिर यहाँ पर वेटलैंड्स का प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। इसी वजह से दुनिया भर में प्रेजेंट टाइम पर सब लोग इस बात को लेकर कंसर्न है कि वेटलैंड का कंजर्वेशन किया जाना चाहिए। क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर वेटलैंड्स कवर्स अबाउट 6% ऑफ एरिया ऑन अर्थ सरफेस। कितना एरिया कवर करते हैं? और इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, इसको कंजर्वेशन देने के लिए, यस, 1971 में एक ट्रीटी बनाई गई थी जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन। क्या है बेटा? रामसर कन्वेंशन। और ये इफेक्टिव हुई थी 1975 से। 3 पॉइंट यहां पर याद रखने हैं। सबसे पहली चीज, वेटलैंड्स होते क्या है, किडनीज ऑफ प्लेनेट। दूसरी चीज, कितना एरिया कवर करते हैं। और तीसरी चीज, रामसर कन्वेंशन वाज रिलेटेड विद वेटलैंड कंजर्वेशन। रामसर एक्चुअल में ईरान में एक शहर का नाम है, वहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कि वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए ट्रीटी बनाई गई थी। आने वाले समय में जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कई जगह पर नेशनल पार्क जोन, सैंक्चुरी जोन, राइट है ना, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ऐसे बोर्ड्स लगे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसे आने वाले समय में अगर आप किसी वाटर बॉडी के किनारे पर घूमने जाएं तो वहां पर आपको एक बोर्ड लिखा हुआ मिल सकता है और उस बोर्ड में लिखा हुआ मिलेगा रामसर कन्वेंशन साइट। क्या मिलेगा? रामसर कन्वेंशन साइट। मतलब जिस जगह आप खड़े हुए एक्चुअल में है क्या, वेटलैंड है। क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? ये था भैया आपका वेटलैंड्स का कॉन्सेप्ट। हम्म। हाँ तो लिटोरल इकोटोनी तो है। कौन सा? अगर वो दो कम्युनिटीज को कंसिडरेशन में ले रहा है तब क्या बोलोगे, इकोटोन बोलोगे। अगर वो कह रहा है कि वाटर बॉडी के किनारे वाला हिस्सा क्या है तो फिर हम लोग उसको
वेटलैंड कहेंगे, और लेक के किनारे वाला हिस्सा जो लाइट के बेसिस पे स्ट्रेटिफाई किया गया है वो लिटोरल है। ठीक है, यहां तक की बात शायद समझ में आई हो बेटा? अरे बोलिए। ये खत्म हुआ आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट, किसके बारे में बेटा? इकोसिस्टम्स के बारे में। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। है, कौन पूछ रहा है? हम पूछ रहे हो, बाहर पूछना बेटा। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम दो तरह के बेटा, एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट और एक है एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट में हम दो तरह के बता सकते हैं बच्चों, एक तो होते हैं प्रोड्यूसर्स, दूसरे होंगे डायरेक्टर्स, कंज्यूमर बेटा। एक तो होते हैं प्रोड्यूसर्स, दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स। क्या प्रोड्यूसर्स के अंदर हम सभी तरह के ऑटोट्रॉफ्स को इंक्लूड कर सकते हैं बेटा? अब ऑटोट्रॉफ्स के अंदर ध्यान रखिएगा बच्चों, हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी ले सकते हैं और कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी ले सकते हैं। कौन कौन बेटा? फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ की बात करें तो उसमें प्लांट्स आ सकते हैं, एल्गी आ सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया आ सकते हैं, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आ सकते हैं। और इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म केमिकल कंपोनेंट का यूज करके भी डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, वो भी किस में आएंगे? प्रोड्यूसर्स में। सभी तरह के हेट्रोट्रॉफ्स को किस में रखा जाएगा? कंज्यूमर्स में। कंज्यूमर्स बेटा दो तरह के, कौन कौन से? मैक्रो कंज्यूमर्स एंड माइक्रो कंज्यूमर्स। कौन कौन से बेटा? मैक्रो कंज्यूमर्स एंड माइक्रो कंज्यूमर। बात करते हैं हम लोग मैक्रो कंज्यूमर्स के बारे में। मैक्रो कंज्यूमर्स हम लोग तीन तरह के पढ़ेंगे बेटा, एक होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, एक होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड थर्ड आर टॉप कंज्यूमर्स। ध्यान रखिएगा, एक कॉमन इकोसिस्टम, एक जनरल इकोसिस्टम में चार ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। चार ट्रॉफिक लेवल में पहले पर प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में मैक्सिमम 5 ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं, जिसमें सेकेंडरी और टॉप के बीच में टर्शरी को भी प्लेस किया जा सकता है। लेकिन इन जनरल हम लोग यहाँ पर किसकी बात करेंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी और टॉप की बात करेंगे। नेक्स्ट, माइक्रो कंज्यूमर्स में क्या हम डीकंपोजर्स को ले सकते हैं बच्चों? माइक्रो कंज्यूमर्स आर डीकंपोजर्स। एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो एबायोटिक फैक्टर्स में क्या लाइट इंक्लूड किया जा सकता है? नेक्स्ट, टेम्परेचर, नेक्स्ट वाटर, और लास्ट इज सॉइल। ये चार एबायोटिक फैक्टर हम लोग एज द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे। मतलब कंपोनेंट्स में हम लोग प्रोड्यूसर से शुरू करेंगे और एंड में ले जाकर कहाँ खत्म करेंगे? एबायोटिक फैक्टर्स पर ले जाकर इसको खत्म करेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोड्यूसर से। कक्षा 9-10 में सारी चीजें पढ़ चुके हो। प्रोड्यूसर्स, जिनको कन्वर्टर्स भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज ट्रांसड्यूसर्स। टर्म याद रखना है, ट्रांसड्यूसर। आगे जाकर मैं आपको एक टर्म और बताऊंगा, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। ये है भैया ट्रांसड्यूसर्स। कभी भी कंफ्यूज ना हो, ट्रांसड्यूसर टर्म इज ऑलवेज यूज्ड फॉर प्लांट्स। अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स के अंदर क्या सभी तरह के ऑटोट्रॉफ्स को इंक्लूड किया जाएगा बच्चों? ऑल ऑटोट्रॉफ्स आर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर करते क्या है? क्या ये फिजिकल एनर्जी, दैट इज लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं बेटा? ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कन्वर्टर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इनको? कन्वर्टर्स। अगली बात,
क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि दीज आर द एंट्री गेट ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम? क्या है बेटा ये? एंट्री गेट ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। अगली चीज, क्या हम कह सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट? या कह लीजिए ऑल ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल में हम लोग प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं। खत्म हो गई बात किसके बारे में? प्रोड्यूसर्स के बारे में। अगली बात करेंगे कंज्यूमर्स के बारे में। क्या कंज्यूमर्स में सभी हेटेरोट्रॉफ्स को रखा जाता है? इनमें से दो तरह के कंज्यूमर हम लोग पढ़ेंगे, एक तो है मैक्रो कंज्यूमर और एक है माइक्रो कंज्यूमर्स। चलिए जी बात करते हैं सबसे पहले मैक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स आर आल्सो नोन एज फैगोट्रॉफ्स। हेलो, मैक्रो कंज्यूमर्स आर आल्सो नोन एज फैगोट्रॉफ्स। फैगोट्रॉफ्स के नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, फैगोट्रॉफ का मतलब जो फेजी के थ्रू न्यूट्रिशन गेन करते हैं, दोज आर नोन एज फैगोट्रॉफ्स। अब बात आती है कि यार सर ये फेजी के थ्रू न्यूट्रिशन गेन करने का मतलब क्या है? फेजी के थ्रू न्यूट्रिशन गेन करने का मतलब है इनमें फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है बेटा। फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन। देयरफॉर क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि डाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी? Digestion occurs inside the body of organism, right? First ingestion then digestion type of nutrition is also known as holozoic mode of nutrition. क्या कहलाता बेटा? Holozoic mode of nutrition। ध्यान रखना है मैक्रो कंज्यूमर्स आर ऑल्सो नोन एज, जिसमें क्या मिलता है? फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर? नेक्स्ट, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मोस्टली प्रीडेटर्स आर, या मोस्ट ऑफ मैक्रो कंज्यूमर्स आर प्रीडेटर्स? जो मैक्सिमम या मोस्ट ऑफ मैक्रो कंज्यूमर्स हैं वो क्या हैं? प्रीडेटर्स हैं। लेकिन हम लोग हमेशा मैक्रो कंज्यूमर प्रीडेटर होंगे जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हम वल्चर्स की बात करेंगे, किसके बेटा? वल्चर डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करता है, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन यही है, वो भी पहले इंजेस्ट करता है फिर डाइजेस्ट करता है। समझ में आई बेटा बात? यहाँ पर भी होलोजोइक दिखता है, लेकिन बीइंग एन स्कैवेंजर इट इज नॉट इंक्लूडेड एज प्रीडेटर। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर? एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि यार वल्चर को कहाँ प्लेस करेंगे? तो वल्चर को वैसे तो हम स्कैवेंजर में रखेंगे, लेकिन अगर वल्चर को स्कैवेंजर में ना रखा जाए, फूड चेन में अगर ट्रॉफिक लेवल पूछा जाए तो विल बी प्लेस्ड एट द टॉप कंज्यूमर लेवल, क्योंकि उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? ये तो कहानी हुई मैक्रो कंज्यूमर के इनिशियल पार्ट की। मैक्रो कंज्यूमर तीन तरह के बेटा। सबसे पहला कौन सा? प्राइमरी कंज्यूमर्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर होते क्या है? ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्रोड्यूसर्स या प्लांट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्रोड्यूसर्स और प्लांट्स आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऑल हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स? सभी हर्बीवोर्स क्या है बेटा? प्राइमरी कंज्यूमर्स है। अब बेटा अगर मैं हर्बीवोर्स की बात करूं तो हर्बीवोर्स एक्चुअल में किस पर फीड कर रहे हैं? प्लांट मटेरियल या प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं। क्या इस प्लांट मटेरियल पर फीड करके ये इसे एनिमल फ्लैश में कन्वर्ट कर रहे हैं? प्लांट मटेरियल पर फीड कर रहे हैं और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एनिमल फ्लैश में। मतलब प्लांट मटेरियल में ऐसा कह सकता हूं कि रॉ मटेरियल है। एनिमल फ्लैश एक प्रोसेस्ड मैकेनिज्म के थ्रू फॉर्म हुआ है। देयरफॉर क्या ये रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग कॉज कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग। जहां पर रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है उसे इंडस्ट्री कहा जाता है। यही कारण है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आल्सो नोन एज की इंडस्ट्री एनिमल्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आल्सो नोन एज की इंडस्ट्री एनिमल्स।
यहां तक की कहानी शायद समझ में आई हो। अबे बोलो यार। प्लांट मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल। उसकी प्रोसेसिंग करके किस में कन्वर्ट किया? एनिमल फ्लैश में। जहां पर प्रोसेसिंग होती वो क्या है? इंडस्ट्री। इसी वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? कि इंडस्ट्री एनिमल्स कहा जाता है। क्या यहां तक की बात क्लियर? नेचर के अंदर एनर्जी को फिक्स करने का काम कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर्स या प्लांट्स। लेकिन एनिमल किंगडम के अंदर या एनिमल्स के अंदर इस एनर्जी को आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। यही कारण है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। क्या कहलाते हैं बेटा ये? सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी ये कहलाते हैं। याद रखनी है आपको ये बात। ठीक है। तो अगर कभी भी लिखा हुआ आ जाए कि भैया बताइए कि इंडस्ट्री एनिमल्स कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। कभी पूछ लिया जाए सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर। कोई भी मेरे से आकर ये गूगल का वो मत दिखाना मेरे को, बोले सर गूगल पे तो प्राइमरी कंज्यूमर या कि इंडस्ट्री एनिमल को ये बता रहा है। तो मेरा उत्तर एक ही होगा कि तू गूगल की मान ले, मेरी मत मान। आ गई बात समझ में? ठीक है। क्योंकि मैं किताबों पर विश्वास करता हूँ, मैं गूगल भूगल पर विश्वास नहीं करता। अरे क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? ठीक है। तो ये कहानी मैंने आपको पूरी बता दी है कि प्लांट मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, उसकी प्रोसेसिंग करके किसमें कन्वर्ट किया। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि इंडस्ट्री एनिमल कहते हैं। ठीक है। मैं एग्जामिनेशन की बात करता हूँ। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स में प्राइमरी कंज्यूमर में किसको लेंगे भैया? काउ, डियर, रैबिट, गोट। इसके अलावा क्या प्लांट पैरासाइट्स आर ऑलवेज प्राइमरी कंज्यूमर्स? अरे प्लांट पैरासाइट हो गए हैं, फाइटोफेगस इंसेक्ट्स हो गए हैं, ये सब किस में आएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। मेंशन कर लीजिएगा अगर लिख रहे हैं तो। अगला जहां से आज तक सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं वो है कौन? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। हाँ भाई। प्राइमरी कंज्यूमर किसको कह रहे थे? ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन plant and plant material, those are known as primary consumer. secondary consumer किसको कहेंगे? organisms that feed on organic matter of primary consumers are known as secondary consumer. इसका मतलब these organisms depends on organic matter of primary consumers, right? सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल पर कौन है? प्रोड्यूसर। उसके बाद मुझे ये बताना है इन प्लांट पर कौन फीड कर रहे हैं? इन पर कौन फीड कर रहे हैं? क्या प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स हैं? क्या सेकेंडरी कंज्यूमर के पहले किसी और कार्निवोर को प्लेस किया गया है? इसका मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर्स नेचर में ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहां से कार्निवोरी शुरू हो रही है। यही है कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर आल्सो नोन एज प्राइमरी कार्निवोर्स। क्या कहलाते हैं बेटा ये? प्राइमरी कार्निवोर्स। यहां तक की कहानी सबको क्लियर? अगली चीज और ध्यान से सुनिएगा। अब अगर हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स की लोकेशन बताने की कोशिश करें ट्रॉफिक लेवल में, तो T1 पर कौन? T2 पर कौन? सेकेंडरी कंज्यूमर को T3 पर रखा जाएगा। किस पर रखा जाएगा? याद रखना, मन का रिफ्लेक्स है भैया ये। T2 सेकेंडरी याद आता है, लेकिन T2 क्या है? प्राइमरी है। T3 टर्शरी याद आता है, लेकिन एक्चुअल में है क्या? सेकेंड। T1 प्राइमरी याद आता है, लेकिन एक्चुअल में है क्या? प्रोड्यूसर। समझ में आई बात? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इन ऑर्गेनिज्म के बारे में कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्लेस्ड एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल? प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्लेस्ड एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तीनों लेवल पर हम किसको बता सक रहे हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर को। सबसे पहली चीज तो क्या? प्राइमरी कार्निवोर। दूसरी बात क्या? सेकेंडरी कंज्यूमर। तीसरी बात क्या? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। समझ में आ गई बेटा बात? एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंडरी कंज्यूमर के लेवल पर किस किस को प्लेस करेंगे, तो भैया 4 एग्जाम्पल तो हर समय पर याद होने चाहिए। कैट, डॉग, स्नेक, फ्रॉग। कौन कौन बेटा?
कैट, डॉग, स्नेक, फ्रॉग, ये चारों ऑर्गेनिजम्स क्या हैं बच्चों? सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। अब कई लोग बाहर आकर बोलते हैं कि सर मेरा कुत्ता तो रोटी खाता है। अरे हाँ कि ना, राइट, मेरा कुत्ता तो रोटी खाता है। तो बेटा आपके घरेलू मामलों से मुझे कोई मतलब नहीं है, राइट। बस हाँ ये कह सकता हूं कि आप अपने कुत्ते को एक बार नेचर में या बाहर घर के छोड़कर देखिए, वो आपको घास खाता नहीं मिलेगा। दैट विल बी अ सेकेंडरी कंज्यूमर। समझ में आ गई बेटा बात? तो कैट, डॉग, स्नेक, फ्रॉग आर जनरली सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब जनरली इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि जो स्नेक है, इस स्नेक को हम टॉप कंज्यूमर या टर्शरी पर भी देख सकते हैं। लेकिन इन जनरल टर्म्स अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर, आंसर में बहुत फ्रीक्वेंटली क्या चला जाएगा? स्नेक चला जाएगा। क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन एक और मॉड्यूल में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन बी प्लेस्ड एट मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन बी प्लेस्ड एट मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, और उसके अंदर एक ऑप्शन लिखा हुआ है फ्रॉग। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फ्रॉग तो होगा ही सही, लेकिन ध्यान रखना भैया, फ्रॉग इज अ स्ट्रिक्ट सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग इज अ स्ट्रिक्ट सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करता है, प्राइमरी कंज्यूमर पर फीड करता है, और इसके ऊपर फीड करने वाला ऑर्गेनिज्म हमेशा मिलेगा। इसका मतलब ये सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल पर ही प्लेस किया जाएगा। आंसर जाता है फिशेस। आंसर क्या जाता है? फिशेस कैन फीड ऑन प्राइमरी फाइटोप्लैंक्टन्स बेटा। इसका मतलब प्रोड्यूसर्स पर प्लेस कर रहा है। अरे बोलिए, अगर ये प्रोड्यूसर पर फीड कर रहा है तो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। उसी तरह से क्या ये जू प्लैंक्टन पर फीड कर सकती है? जू प्लैंक्टन क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर पर फीड करने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर। दैट मींस द फिशेस कैन बी प्लेस्ड एट मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। आ रही है बात समझ में? एक और एग्जांपल हो सकता है स्पैरो। क्या बेटा? स्पैरो ईटिंग सीड। शाबाश, सीड प्रोड्यूसर का है, इसका मतलब प्राइमरी कंज्यूमर है। अरे हाँ कि ना? स्पैरो कैन फीड ऑन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आर जनरली प्राइमरी कंज्यूमर, उन पर फीड करने वाला ऑर्गेनिज्म विल बी अ सेकेंडरी कंज्यूमर। समझ में आ रही है बात? दोनों एग्जांपल लिख लेना भैया, मॉड्यूल में नहीं है ये। है बेटा? फ्रॉग वाले केस में स्ट्रिक्ट सेकेंडरी कंज्यूमर है बच्चे। फ्रॉग इंसेक्ट्स के ऊपर या प्राइमरी कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता हुआ पाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप प्राइमरी कंज्यूमर किसको बोल रहे हैं? जो प्लांट पर फीड करता है या प्रोड्यूसर पर फीड करता है बेटा? कैट को किसमें? हाँ रख रहे हैं ना बेटा। नहीं नहीं, मैं यूं थोड़ी कह रहा हूं कि इसमें आंसर फोर्थ ही लगाना है। मैं तो यूं कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज प्लेस्ड एट मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। उसके अंदर एक ऑप्शन में फ्रॉग लिखा हुआ है, लोग वहीं कंफ्यूज होते हैं, तो वो कंफ्यूजन खत्म करने के लिए बोला कि फ्रॉग इज ए स्ट्रिक्ट सेकेंडरी कंज्यूमर। आंसर गया है उसमें क्या? फिशेस। हाँ बेटा, राइट, बिल्कुल। हाँ, प्राइमरी कंज्यूमर तो हुई, दोनों ही तो हुई। अरे मेरे बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी प्लेस्ड एट मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल के दो एग्जांपल बताए हैं कि एग्जामिनेशन में आए तो भूले ना, याद रहे। कुछ पूछ रहे? टर्शरी पर रख सकते हैं। कहाँ रखोगे? सेकेंडरी पर रखोगे। स्ट्रिक्ट कार्निवोर है। ठीक है, चलिए। हाँ, हाँ बिल्कुल आ सकता है, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में, राइट। चलिए जी, यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? आइए, एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल्स पूछता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर। अरे है,
अरे इंसेक्ट पर फीड करने वाला ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स आर मोस्टली फाइटोफैगस, इंसेक्ट्स प्राइमरी कंज्यूमर है, उन पर फीड करने वाला ऑर्गेनिज्म क्या होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। समझ में आई बात? क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं? ठीक है, अब सुनना बात को, मेरा प्रश्न क्या है, क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हमेशा फोटोसिंथेसिस करते हैं? कितने लोग कहते हैं कि नो सर नहीं करते? अभी आवाज आई थी यार मेरे को। चलो, कितने लोग कहते हैं कि यस सर वो हमेशा फोटोसिंथेसिस करते हैं? ठीक है, मैं पहले ऑप्शन सुना दूं, तो उसके हिसाब से डिसाइड बोलो। नहीं नहीं सर, अब तो मेरा ये वाला है। ठीक है, कितने लोग कहते हैं, मतलब चार ऑप्शन बता रहा हूं आपको। सबसे पहली चीज तो हमेशा फोटोसिंथेसिस करते हैं। रुको जरा, सबर करो। ठीक है, सेकंड, कभी फोटोसिंथेसिस नहीं करते। राइट। तीसरा ऑप्शन बता देता हूं कि ये कभी कभी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अदरवाइज ये जरूरी नहीं है। चौथा है ऑल ऑफ द अबव। कितने लोग कहते हैं पहला, कि सर ये हमेशा फोटोसिंथेसिस करता है? ठीक है, मैं भी बताऊंगा। कितने लोग कहते हैं कि ये कभी फोटोसिंथेसिस नहीं करते सर? ठीक है, कितने लोग कहते हैं थर्ड वाला, कि सर ये जरूरत के हिसाब से कर लेते हैं वरना जरूरी नहीं? फाइन, ठीक है भैया, ठीक है। कुछ लोग तो केवल बैठने ही आए हैं क्लास में, बोले तू पढ़ा यार। क्या लिखा हुआ है? प्लांट्स क्या होते हैं? विच आर ऑटोट्रॉफ्स, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, जैसे कि कसकटा। अरे हाँ कि ना? अदरवाइज प्लांट किंगडम में उसी को कैटेगराइज किया जाता है जो कि क्या है? ऑटोट्रॉफ है। तो पहली चीज तो ये क्लियर रखना कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस करके ही पूरी करते हैं। दे ऑलवेज फोटोसिंथेसाइज, राइट। लेकिन जिन एरियाज में वो ग्रो करते हैं वहां सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। उस नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए दे फीड ऑन इंसेक्ट, डाइजेस्ट देयर बॉडी, और उनकी बॉडी में प्रेजेंट एमाइनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं। समझ में आई बात? तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंसेक्टिवरस प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर सेकेंडरी कंज्यूमर? बोथ। तो बोथ बोल देते तुम सर, दोनों। मैंने ये भी तो नहीं बोला कि चार ऑप्शन है ही नहीं। ठीक, चलिए जी, प्रोड्यूसर है कि सेकेंडरी कंज्यूमर है? दोनों है, लिख लीजिएगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट, organism feeding on milk and milk products are always secondary consumers। ठीक है, एक तो चीज ये यूनिवर्सल है कि अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक ऑर्गेनिज्म दूध पी रहा है, दही खा रहा है, छाछ पी रहा है, मक्खन खा रहा है, घी खा रहा है, रसगुल्ला खा रहा है, रसमलाई खा रहा है, गुलाब जामुन खा रहा है, मिठाई खा रहा है, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट पर फीड कर रहा है, वो हमेशा क्या होगा बेटा? सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन आता है कि सर ये सेकेंडरी कंज्यूमर पर प्लेस क्यों किया गया? अगर आपसे पूछा जाए कि यार मिल्क का सोर्स क्या है, तो हम कहेंगे कैटल्स। मिल्क का सबसे कॉमन सोर्स क्या है बेटा? कैटल्स। कैटल्स आर यूजुअली प्राइमरी कंज्यूमर। इसका मतलब मिल्क इज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर के ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करने वाला ऑर्गेनिज्म हमेशा सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल पर प्लेस किया जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर ऑलवेज प्लेस्ड एट सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल। अब यहां समस्या आती है कर्ड को लेकर। राइट, कर्ड वाले केस में एक तो यूनिवर्सल के हिसाब से आप लगा सकते हो कि ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। अगर हम लॉजिकली देखने की कोशिश करें तो कर्ड एक्चुअल में मिल्क से बन रहा है,
एंड मिल्क इज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर का ऑर्गेनिक मैटर है हार्वेस्ट करने के बाद, ये लिविंग है कि डेड है? डेड ऑर्गेनिक मैटर है। पाश्चराइजेशन कर दिया आपने, क्या हो गया है? ये एक डेड ऑर्गेनिक मैटर। उसमें आपने इनोकुलेट किया है स्ट्रेप्टोकोकस या लैक्टोबैसिलस को। बेटा जब भी हम लोग डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर किसी बैक्टीरिया फंगस को फीड करवाते हैं, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट या प्लेस्ड एट T2 ट्रॉफिक लेवल। हमेशा किस पर रखा जाएगा? क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ नहीं है, चल रही है डेट्राइटस फूड चेन। कौन सी चल रही है? डेट्राइटस फूड चेन चल रही है। इसका मतलब यहाँ T1 भी नहीं होगा, क्योंकि T1 पर हमेशा किसको रखते हैं? प्रोड्यूसर्स को। चूंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर है ही नहीं, इस वजह से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर कौन? बैक्टीरिया, दैट इज लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। उन्होंने बनाया क्या? लैक्टिक एसिड। जब भी किसी ह्यूमन ने या किसी भी ऑर्गेनिज्म ने कर्ड खाया, तो या तो उसने प्राइमरी कंज्यूमर को खाया या प्राइमरी कंज्यूमर के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट खाया है। देयरफॉर दैट ऑर्गेनिज्म विल बी प्लेस्ड एट T3 ट्रॉफिक लेवल, दैट विल बी अ सेकेंडरी कंज्यूमर। समझ में आई बात? कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट पूछा जाता है तो आंसर विल बी ऑलवेज सेकेंडरी कंज्यूमर। क्लियर है बेटा? लास्ट एग्जांपल, व्हेल्स एज फिल्टर फीडर। क्या बेटा? व्हेल्स एज फिल्टर फीडर आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब बात आती है कि यार व्हेल एज फिल्टर फीडर ही सेकेंडरी कंज्यूमर क्यों है? इन जनरल हम कह देते हैं कि जो वेल्स होती हैं वो हर्बीवोर्स होती हैं, ठीक? मतलब प्लेस्ड एट प्राइमरी कंज्यूमर लेवल। नेक्स्ट, फिल्टर फीडिंग का मतलब क्या है? पहले मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो आप सबने सुनी है और इमेजिन की है। वेल एज फिल्टर फीडर में आपने सुना होगा कि जब भी वेल्स प्लैंकटन रिच एरियाज में जाकर फीड करती। भैया मैंने आपको ये जितने भी इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस पढ़ाए थे, हेलो, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि यार घर जाकर एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर करना। क्या किसी ने किया था क्रॉस चेक? और क्या ये सारी चीजें वाकई में नेचर में होती मिलती हैं? ठीक है, तो मैं आपको आज फिर एक चीज बताता हूँ जिसको हमने सुना बहुत है, लेकिन आप ढूंढोगे तो आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, जब हम वेल एज फिल्टर फीडर के बारे में सुनते हैं तो कई बार हमने कहानी सुनी होती है कि वेल्स प्लैंकटन रिच एरिया के अंदर मुंह खोल के मूव करती है, ढेर सारा पानी एनगल्फ कर लेती है जिसके अंदर प्लैंकटॉन्स प्रेजेंट हैं, फिर अपने जॉज को बंद करके प्रेशर से पानी बाहर निकालती है, जिसकी वजह से उसके दांतों के बीच में जो जगह है वहां से फाइटोप्लैंक्टॉन्स तो निकल जाते हैं, लेकिन अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं कौन? ज़ूप्लैंक्टन। क्या वाटर की फिल्टरिंग से ज़ूप्लैंक्टन आए हैं और उन ज़ूप्लैंक्टन के ऊपर ये फीड कर रही है? चल रहा है क्या? फिल्टर फीडिंग। और फिल्टर फीडिंग किस पर हो रही है? ज़ूप्लैंक्टन्स पर। इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। अरे समझ में आई बात? लेकिन भाई साहब मेरे को आज तक 11 साल हो गए, मैंने आज तक ऐसा कोई प्रोसेस ना कभी देखा और ना कहीं पढ़ा। ठीक है, मुझे कहीं पर भी ये इसका कोई वीडियो नहीं मिला। मैंने आपको जितने भी इंटरेक्शन बताया सबके वीडियो अवेलेबल है, राइट? मुझे कभी भी नहीं मिला। मैंने हमेशा जो पढ़ा है मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको बार्निकल वाला एग्जांपल याद है? बार्निकल्स का भी जो प्रेजेंस सबसे पहले देखा गया था वो बलीन वेल्स में देखा गया था। कौन सी वेल्स? बलीन वेल्स होती, राइट? बलीन वेल्स के अंदर ये देखा गया था। ये वेल है, इस वेल के माउथ के जस्ट पीछे कुछ ओपनिंग्स होती हैं। इन ओपनिंग्स और माउथ के बीच में यहाँ पर एक केरेटिनाइज्ड फिल्टर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? केरेटिनाइज्ड फिल्टर। केरेटिनाइज्ड फिल्टर, केरेटिनिन नेल्स और हेयर्स में पाया जाता है, राइट बच्चे? ये केरेटिनाइज्ड फिल्टर एक माइक्रो फिल्टर नहीं है। कैसा नहीं है? मतलब जब वेल यहां पर मूव करेगी तो ये ढेर सारा प्लैंकटन रिच वाटर को एनगल्फ करती है, जो कि इस केरेटिनाइज्ड फिल्टर से होकर गुजरता है। इसमें प्रेजेंट फाइटोप्लैंक्टन्स तो इस फिल्टर से गुजर जाते हैं, लेकिन अक्यूमुलेट हो जाते हैं कौन? ज़ूप्लैंक्टन्स। और इन ज़ूप्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करती है कौन? वेल। ज़ूप्लैंक्टन प्राइमरी कंज्यूमर के सेकेंडरी कंज्यूमर? प्राइमरी कंज्यूमर। वेल फीडिंग ऑन प्राइमरी कंज्यूमर विल बी प्लेस्ड एट सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? पहले मुझे इसका वीडियो भी नहीं मिला था, लेकिन अभी रिसेंटली एक बालक है RML राम मनोहर लोहिया में, उस बालक का मेरे पास मैसेज आया था इसी ईयर की शुरुआत में, और उसने मुझे इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भेजा था। इट इज इन द 4K क्वालिटी।
आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आप डालिएगा व्हेल एज अ फिल्टर फीडर, जिसमें व्हेल वाटर बॉडी के अंदर ऐसे स्लांट फीड कर रही है। स्लांट का मतलब हो गया है ऊपर सरफेस पर प्लैंकटन सबसे ज्यादा मिलेंगे, उस सरफेस पर जाती है और मुंह को ऐसे गोल करके वो वाटर को अंदर एनगल्फ कर रही है, जिसमें ढेर सारे प्लैंकटॉन्स उसकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। और ये जो ओपनिंग्स हैं, ये ओपनिंग्स आपको लगातार ऐसे मूव करती हुई नजर आएगी, जहां से वाटर गुजर रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है फिल्टर होकर, वो फीड कर रही है। फिल्टर फीडिंग का सबसे मार्वलस वीडियो जो कि मैंने आज तक देखा है, और मैं बहुत खुश हुआ था। उस बालक ने लिखकर बोला था कि बोले सर मेरे को विश्वास तो आपके ऊपर पूरा था, लेकिन मुझे कभी ये वीडियो मिला नहीं था। और मैं भी अभी प्री मेडिकल के बच्चों को यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो मैंने हमेशा हर चीज को क्रॉस चेक करने की कोशिश की, और मुझे जैसे ये वीडियो दिखा, मुझे सबसे पहले आप ही की याद आई। यार आपने बहुत स्ट्रांगली कहा था कि नेचर में यही होगा, आपको कभी भी ऐसे वो वेल पिचकारी मारती नजर नहीं आएगी। हेलो, है ना, होता ना बचपन में हम भी करते ना, पानी भर के और दूर तक फेंकना, राइट, है ना। हाँ, तो वैसी प्रक्रिया वेल के अंदर ऐसा कोई खेल वेल नहीं है। ये प्रक्रिया आपको 100% मिलेगी। आज ही जाकर आप यूट्यूब पे इसको सर्च कीजिएगा, और मेरे पास गारंटी है इस चीज को प्रूफ करने की। यहाँ तक की कहानी क्लियर। वेल एज अ फिल्टर फीडर इज मेनली फीडिंग ऑन zooplankton, therefore it is a secondary consumer. यहाँ तक की कहानी क्लियर। नेक्स्ट बेटा, टॉप कंज्यूमर्स। नेक्स्ट इज टॉप कंज्यूमर्स। हाँ भाई, टॉप कंज्यूमर नाम से समझ में आ रहा है टॉप के कंज्यूमर्स है, शानदार कंज्यूमर्स है। चलिए मस्त है, ठीक। अगर हम टॉप कंज्यूमर्स की बात करें तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि टॉप कंज्यूमर्स आर द एपेक्स ऑफ फूड चेन। टॉप कंज्यूमर्स आर एपेक्स ऑफ फूड चेन, मतलब फूड चेन का लास्ट लेवल है, उसके आगे कोई और ऑर्गेनिज्म रहता हुआ नहीं पाया जाता। अगर हम फूड चेन का एपेक्स बता रहे हैं, इसका मतलब टॉप कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं होता। अरे बोलो यार, टॉप कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं होता। यार मैं आपको एक चीज यहाँ पर बोलना भूल गया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के क्वेश्चंस में कई बार मन में ऐसा प्रश्न आता है, एग्जाम में तो कभी आया नहीं, कि सर ह्यूमन बेबी फीडिंग ऑन मदर्स मिल्क, वो किस पर रखा जाएगा। ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो एक ही आंसर जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। बस कंडीशन ये है कि अगर उसने आपको फूड चेन बनाकर दे दी, क्या, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के ऊपर गोट, गोट के ऊपर ह्यूमन मदर, और ह्यूमन मदर के ऊपर ह्यूमन बेबी फीड कर रहा है, उस केस में T4 ट्रॉफिक लेवल चला गया, इट विल बी अ टॉप कंज्यूमर। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर उसने शब्दों में पूछा है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए पूछा हो, उस केस में आंसर क्या जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर जाएगा। समझ में आ गई बेटा बात, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना यहाँ पर। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लिखा हुआ, आंसर विल बी सेकेंडरी कंज्यूमर। बस ये ध्यान रखना, अगर उसने फूड चेन बनाकर दे दी, उसने ये बता दिया कि एक फूड चेन है जिसमें ये ऑर्गेनिज्म फीड कर रहे हैं, इस ऑर्गेनिज्म को यहाँ रखा जा रहा है, तो बताइए इसका ट्रॉफिक लेवल या इसका कंज्यूमर लेवल कौन सा होगा। तब आप डिसाइड करोगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से कंज्यूमर लेवल पर प्लेस किया जाएगा। आ गई बेटा बात समझ में। नेक्स्ट, टॉप कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जिनका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं होता, मतलब इनको कोई भी ऑर्गेनिज्म पकड़कर मारकर खाता हुआ नजर नहीं आता, या तो ये खुद मर जाते हैं या पैरासिटिज्म से इफेक्ट होकर अल्टीमेटली इनकी किलिंग कॉज कर दी जाती है। अरे बोलो यार, ठीक। लेकिन टॉप कंज्यूमर्स वो होते हैं जिनका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं होता। अगर एग्जांपल्स की बात करें टॉप कंज्यूमर्स के, तो सबसे पहला एग्जांपल मन में आता है लायन। कौन पूछ रहा था मेरे से, तू पूछ रहा था, अभी सुनना। लायन, टाइगर, ह्यूमन एंड पीकॉक। शुरू के दो सब आराम से मान लेते हैं, लायन और टाइगर। बाकी बचे दो। ह्यूमन के केस में भी हम लोग मान लेते हैं, लेकिन मोर के केस में हमें यूजुअली मानने में नहीं आता कि पीकॉक एक टॉप कंज्यूमर कैसे है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, यस, पीकॉक इज अ टॉप कंज्यूमर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम।
पीकॉक इज अ टॉप कंज्यूमर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। कई लोग आकर बोलते हैं कि सर हमारे गांव में तो 4 कुत्ते मिलकर फपेड़ देते हैं, है कि नहीं है? एक बार नीचे आ जाए बोले, है कि नहीं है ना? एक बार नीचे आ जाए बोले, फिर देखो वो 4 कुत्ते जो धमाल मचाते हैं, मतलब वो मोर की मोर नहीं बना के बेचते हैं, पंख वंख सब नोच लेते हैं उसके, है कि नहीं है? राइट। लेकिन यस, पिकॉक इज अ टॉप कंज्यूमर, इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता। उस जगह पर जो चल रहा है वो आप उसको कंपटीशन मान सकते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मान सकते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मान सकते हैं, ठीक। लेकिन पीकॉक इज ऑलवेज अ टॉप कंज्यूमर। सेकंड बेटा, ह्यूमन इज अ टॉप कंज्यूमर। फिर लोग आकर आर्ग्यू करने की कोशिश करते हैं, बोले सर ह्यूमन को तो शेर खा जाता है। अरे समझ में आई बात? राइट, ह्यूमन को तो शेर खा जाता है, तो फिर ये टॉप कंज्यूमर हुआ कैसे? लेकिन भैया ध्यान रखिएगा, हम टाइगर या लायन के नेचुरल प्रे नहीं है। हम लायन या टाइगर के नेचुरल प्रे नहीं है, ठीक। तो अगर आपने कभी भी न्यूज सुनी होगी, आपने हमेशा यही सुना हो, ये नहीं सुना होगा कि टाइगर ने ह्यूमन को खा लिया। हेलो, हमेशा यही सुना होगा कि टाइगर ह्यूमन को मार गया, ठीक है। तो टाइगर ने ह्यूमन को मार दिया या टाइगर ह्यूमन को खा गया, ऐसा नहीं सुना होगा कभी, राइट। वो मारकर छोड़ जाता है बेटा। ठीक, चलिए जी, राइट। अब सुनिएगा बात को ध्यान से, अगर हम उनके नेचुरल प्रे होते तो जहां जहां प्रे वहां प्रेडेटर, अरे है कि नहीं? जहां प्रे वहां प्रेडेटर। कोटा की बात करें, अगर अगर हम इनके नेचुरल प्रे होते तो जवाहर नगर में वो जो कुत्ते और गाय घूमते हुए मिलते हैं आपको, उनकी जगह पर टाइगर घूम रहे होते। और व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि सुबह 6:30 बजे अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। अरे हाँ हाँ के ना, राइट, हाँ। 6:30 बजे अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, दोपहर में 1:30 बजे लंच, अरे है कि नहीं है? राइट। शाम को 9 बजे डिनर। और भाई साहब ये सब छोड़ो, अलग अलग स्टेट का टेस्ट के अकॉर्डिंग, अरे है कि नहीं है? बोले आज तो बिहार का लिट्टी चोखा ही खाना हुआ है, राइट, उस दिन वो निपटाएगा, ठीक। तो वो उस प्रकार से अपने अपने टेस्ट के हिसाब से हो सकता है व्यवस्था। और मान लीजिए किसी दिन टाइगर सुबह उठने में वेस्ट हो जाए, लेट हो जाए, है ना, सुबह उठने में लेट हो गया, 6:30 बजे नहीं पहुंच पाया, तो फिर हम जैसे लोग जो सुबह 10 बजे आते हैं, अल्टीमेट महंगा 5 स्टार का ब्रेकफास्ट मिलेगा। अरे हाँ के ना, राइट। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि सुबह आए भाई साहब, हम लोग कार से निकले, पता लगा कि बाजू वाली कार के पीछे टाइगर छुपा हुआ था। इधर कार से उतरे, उधर से वो टाइगर बाहर निकल के आया। हम आगे आगे, टाइगर भाई साहब जवाहर नगर में दौड़ लगा रहे हैं, ये भाई वहीं घूम रहा था, है कि नहीं? या फिर सुबह कोई बैच में आ रही होगी लेट पढ़ने के लिए, उसने देख लिया, और उसने देखते ही आकर क्लास में बोला कि जियोलॉजी की क्लास नहीं होगी। बोले क्यों नहीं होगी? बोले सिलेबस नीचे पूरा हो गया, है कि नहीं है? लेकिन ऐसा यूजुअली होता नहीं है, राइट। मैं यहाँ पर आऊंगा और मेरा कोई प्रेडेटर नहीं होगा, क्योंकि मैं एक टॉप कंज्यूमर। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? ये तो बात हो गई खैर हंसी मजाक की, लेकिन एक लाइन है जो आपको बहुत अच्छे एक लिटरेचर में भी लिखी हुई है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डिविएट हो जाता है। आपने शायद सुना होगा कि ऑर्गेनिजम्स प्लेस्ड एट T4 एंड अबव ट्रॉफिक लेवल आर टॉप कंज्यूमर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम T4 या उसके ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पर रखते हैं वही टॉप कंज्यूमर होते हैं, उसके अलावा हम टॉप कंज्यूमर को डिफाइन नहीं कर सकते। तो उसके लिए पहले तो एक लाइन लिखिए नोट लगा के, ह्यूमन, पीकॉक, क्रो, कॉकरोच। ह्यूमन, पीकॉक, क्रो, कॉकरोच, एंट, ANT, चींटी बेटा। ह्यूमन, पीकॉक, क्रो, कॉकरोच, एंट, चींटी आर ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स, ठीक है बच्चों। नाउ
अब वो जो लाइन आपने सुनी है कि ऑर्गेनिजम्स प्लेस्ड एट T4 एंड अबव ट्रॉफिक लेवल आर प्लेस्ड एट टॉप कंज्यूमर लेवल, ये लाइन क्या यूनिवर्सल है? अरे बोलो यार, ये लाइन यूनिवर्सल नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हैं, प्लांट्स पर फीड कर रहे हैं रैबिट, और रैबिट पर फीड कर रहा है लायन, राइट? T1 ट्रॉफिक लेवल, T2 ट्रॉफिक लेवल और T3 ट्रॉफिक लेवल। अब जैसे ही ये लिखेंगे वैसे ही लायन कहलाना चाहिए क्या? सेकेंडरी कंज्यूमर। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं? तो अगर ये पूछ लिया जाए, जिन व्यक्ति ये बात बताते हैं उनसे ये पूछ लिया जाए कि सर लायन के केस में तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि वो तो T3 पर भी हो सकता है, T4 भी हो सकता है और T5 भी हो सकता है, बस ये मानते हैं कि T2 नहीं हो सकता। अरे हाँ कि ना? तो T3 हो सकता है, T4 हो सकता है और T5 हो सकता है, तो फिर लायन को क्यों नहीं? तो कई बार ये मैंने सुना भी है कि भैया वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि लायन कार्निवोरी ही शो करता है। अरे एक्सेप्शन नहीं है भैया, ये टॉप कंज्यूमर ही होगा, चाहे T3 पर हो, चाहे T4 हो, चाहे T5 पर हो। तो सर वो जो स्टेटमेंट हमने सुना है, उस स्टेटमेंट की लॉजिकली एक्सप्लेनेशन क्या है कि ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड एट T4 एंड अबव ट्रॉफिक लेवल आर टॉप कंज्यूमर्स? वो स्टेटमेंट एप्लीकेबल है ओमनीवोर्स के लिए। किसके लिए? बोले यार सर बात समझ में नहीं आई कि ओमनीवोर के लिए एप्लीकेबल कैसे है। देखना जरा एक ही एग्जांपल, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्लांट्स पर क्या ह्यूमन फीड कर सकता है? मतलब T2 ट्रॉफिक लेवल पर आ गया है। प्लांट्स पर रैबिट ने फीड किया, रैबिट पर ह्यूमन फीड कर सकता है, T3 ट्रॉफिक लेवल, T2 और T1। अगला एग्जांपल, प्लांट्स, प्लांट्स पर रैबिट, रैबिट पर स्नेक और स्नेक पर ह्यूमन। अरे चाइना छोड़ो, हमारे कुछ घर पे आता है बियर ग्रिल्स। अरे हाँ कि ना? राइट, सबसे बढ़िया एग्जांपल। यस, लेकिन चाइना के लोग कुछ नहीं छोड़ते, ठीक है ना, क्रोकोडाइल भी खाते हैं वो लोग। चलिए जी, ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस T2 ट्रॉफिक लेवल, यहाँ पर, यहाँ पर T4, राइट? और अगर कोई टर्शरी कंज्यूमर प्लेस किया होता तो ह्यूमन विल बी प्लेस्ड एट द T5 ट्रॉफिक लेवल। आ गई बात समझ में? अब अगर मैं कहूं, जब ह्यूमन को T2 ट्रॉफिक लेवल पर रखा गया है, क्या ह्यूमन टॉप कंज्यूमर नहीं है? क्या टॉप कंज्यूमर नहीं है? क्या टॉप कंज्यूमर नहीं है? लेकिन अगर तीनों जगह पर मैंने इसको T1 सॉरी T2 T3 T4 तीनों पर अगर मैंने इसको टॉप कंज्यूमर बोल दिया होता, तो ये इसकी ओमनीवोरी को डिफाइन नहीं कर पाता। इन एन इकोसिस्टम ह्यूमन इज ओमनीवोर। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट, ह्यूमन इज प्लेस्ड एट टॉप कंज्यूमर लेवल, आइडेंटिफाई व्हाट इट इज फीडिंग। क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी। समझ में आ रही है बात? लेकिन लायन के केस में कंफर्म है कि वो T2 पर तो होगा नहीं, कार्निवोरी में ही होगा। अरे क्लियर है बात? इस वजह से ओमनीवोर्स के बारे में एप्लीकेबल होता है कि ऑर्गेनिजम्स प्लेस्ड एट T4 एंड अबव ट्रॉफिक लेवल्स आर प्लेस्ड एट top consumer level, at rest all consumer level they relate their consumer level या they show their feeding level। मतलब T2 ट्रॉफिक लेवल पर क्या ह्यूमन टॉप कंज्यूमर है? लेकिन मोर स्पेसिफिकली इट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। T2 ट्रॉफिक लेवल पर ह्यूमन टॉप कंज्यूमर है, लेकिन ज्यादा स्पेसिफिकली इस केस पर क्या टॉप कंज्यूमर है? मोर स्पेसिफिकली क्या यहाँ पर ये टॉप कंज्यूमर है? स्पेसिफिकली टॉप कंज्यूमर पर ही रखा जाएगा। अरे आ गई बात समझ में? इन दोनों की वजह से क्या इसकी ओमनिवोरी डिफाइन हो रही है। अगर हम यहाँ भी टॉप कह देते, यहाँ भी टॉप कह देते, यहाँ भी टॉप कह देते, तो इसकी ओमनिवोरी डिफाइन नहीं होती। निकालो एनसीईआरटी पेज नंबर 245। एनसीईआरटी पेज नंबर 245। मोहित शर्मा, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्वेश्चन पूछा, मैं उसका आंसर दिया। चलो पेज नंबर 245 पर नीचे नीचे एक फूड चेन बनी हुई है।
मिला? प्लांट्स हैं, प्लांट्स के ऊपर गोट, गोट के ऊपर ह्यूमन या मैन, मैन इज ऑलवेज अ टॉप कंज्यूमर। लेकिन यहां पर एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? क्यों लिखा? क्योंकि ह्यूमन इज अ ओमनिवोर, T4 के नीचे रखा होगा तो अपना कंज्यूमर लेवल डिफाइन करेगा। लेकिन लायन के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि लायन एक ओमनिवोर नहीं है, इट इज अ स्ट्रिक्ट कार्निवोर। वो T3 पर होगा तो भी टॉप है, T4 पर होगा तो भी टॉप है, और T5 पर होगा तो भी टॉप है। समझ में आ गई बात? लिख लेना, ये स्टेटमेंट भी गलत नहीं है, स्टेटमेंट परफेक्ट है बिल्कुल, कि ऑर्गेनिजम्स प्लेस्ड एट T4 एंड अबाउट ट्रॉफिक लेवल, organisms placed at T4 and above trophic level are top consumers. ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एप्लीकेबल फॉर ओमनिवोर्स। यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर? हाँ, हटा सकते हैं उसको, काट दीजिएगा। यहां तक की कहानी क्लियर? आप चाहो तो ये वाली फूड चेन्स लिख लीजिएगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए, चाहो तो। हम उनके नेचुरल प्रे नहीं है बेटा, तब तो फिर क्या जाएगा, ये नेचुरल एक्टिविटी है ही नहीं। भाई हॉलीवुड मूवीज से बहुत ज्यादा। हाँ, चलिए जी नेक्स्ट, माइक्रो कंज्यूमर्स। लेकिन हाँ, सुंदरबन में कई सारे टाइगर्स आर मैन ईटर्स। वो मैन ईटर्स क्यों हैं? क्योंकि उनका जो नेचुरल प्रे है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और कुछ जगहों से एक्सटिंक्ट हो गया है। तो सर्वाइवल के लिए उनको जो मिलता है वो उसके ऊपर फीड कर लेते हैं। और मैं ही आपको अगले टर्न पर बताऊंगा कि दुनिया का एकमात्र इकोसिस्टम है सुंदरबन जहां पर टाइगर फिश खाता है। ठीक है ना? बाकी और दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया ऐसा। अगली बात करेंगे बेटा माइक्रो कंज्यूमर्स के बारे में। अगर हम माइक्रो कंज्यूमर्स की बात करें तो क्या माइक्रो कंज्यूमर्स को हम डीकंपोजर्स कह सकते हैं बच्चों? दीज आर ऑल्सो नोन एज डीकंपोजर्स, ऑल्सो नोन एज रिड्यूसर्स, ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मर्स। बेटा प्लांट्स को क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर्स। इनको क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक। इसके अलावा दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑस्मोट्रॉफ्स। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम माइक्रो कंज्यूमर्स की बात करें तो माइक्रो कंज्यूमर्स करते क्या हैं? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? बाय रिलीज ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। बेटा अरे बोलो यार, क्या ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करते हैं? इसका मतलब है जब ये एंजाइम रिलीज कर रहे हैं तो पहले इंजेस्ट कर रहे हैं फिर डाइजेस्ट कर रहे हैं? पहले डाइजेस्ट कर रहे हैं फिर इंजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां चल रहा है क्या? फर्स्ट डाइजेशन देन इंजेशन। फर्स्ट डाइजेशन देन इंजेशन। अब जब ये पहले डाइजेस्ट कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो गया बेटा। इसका मतलब है कि सेल के बाहर ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो गए हैं। अब इन न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब करेंगे और अपना न्यूट्रिशन गेन करेंगे। देयरफॉर दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कहलाता है बेटा? ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ये रिड्यूस कर देते हैं, इसलिए रिड्यूसर्स। ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपलर मटेरियल, इसलिए इनको ट्रांसफॉर्मर्स कहा जाता है। अब बात आती है ऑस्मोट्रॉफ्स। सुनिएगा ध्यान से,
मान लीजिए किसी एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई और वहां पर ये कोई बैक्टीरिया है जिसने कि डिकम्पोजिशन स्टार्ट किया। जब डिकम्पोजिशन स्टार्ट किया तो बाहर पड़ा हुआ डेड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा और उससे ढेर सारे न्यूट्रिएंट रिलीज होंगे बेटा। यहाँ पर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी सेल के बाहर की तरफ ज्यादा है कि अंदर की तरफ? बाहर की तरफ। इसका मतलब न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा, बोले तो क्या चलेगा? एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या न्यूट्रिएंट्स आर मूविंग फ्रॉम देयर ओन हाई कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स देयर ओन लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बेटा? शायद आपने सुना होगा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर ओन हाई कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स देयर ओन लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोसिस। क्या यहाँ पर ऑस्मोसिस चल रहा है? नहीं, ऑस्मोसिस सॉल्वेंट्स का होता है। ऑस्मोसिस किसका होता है? लेकिन क्या यहाँ पर न्यूट्रिएंट का इनटेक सॉल्वेंट के ऑस्मोसिस प्रोसेस जैसा ही हो रहा है? nutrients are moving from their own high concentration towards their own low concentration through a semi permeable or a selectively permeable membrane beta. That means यहाँ पर mode of nutrition is similar to osmosis बच्चे। इसी वजह से these are also known as which obtain their nutrition through osmosis like process, therefore they are known as osmotrophs। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर? अगला क्वेश्चन आता है कि माइक्रो कंज्यूमर्स का नेचर में सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स? बताइए भैया। वेरी गुड, दे हेल्प इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में ये हेल्प कर कैसे रहे हैं उस बारे में बात कर लेते हैं। सॉइल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बेटा। सॉइल से न्यूट्रिएंट कहां पहुंचे? प्लांट्स के पास। प्लांट्स से प्राइमरी कंज्यूमर, देन एक ना एक दिन टॉप कंज्यूमर निपट जाएंगे बेटा। सेकेंडरी कंज्यूमर भी निपटेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर भी निपटेंगे और प्लांट्स भी निपटेंगे। इन डेड ऑर्गेनिज्म, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करेंगे कौन? डिकम्पोजर्स। और डिकम्पोजर्स वापस से न्यूट्रिएंट को कहां पहुंचाएंगे? क्या ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प कर रहे हैं? चलिए जी, डेड ऑर्गेनिक मैटर के न्यूट्रिएंट्स को ये वापस से सॉइल में पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब क्या ये समाज सेवा कर रहे हैं? अपने मतलब के लिए कर रहे हैं। कोई भी चीज दुनिया में फ्री में नहीं होती बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये कोई समाज सेवा नहीं चल रही है, ये अपनी ग्रोथ को इंड्यूस करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करते हैं। बस होता यह है कि मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड बैक इन द नेचर, लेकिन उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट क्या इनके बायोमास के साथ अटैच हो जाते हैं? जब कुछ न्यूट्रिएंट इनके बायोमास के साथ अटैच हो जाएंगे तो क्या वो इस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में चलेंगे? नहीं चलेंगे, टेम्पोररीली इस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग से बाहर हो जाएंगे। मतलब जब यहाँ पर डिकम्पोजिशन होगा तो मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में मोबिलाइज्ड है, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट जो इनके साथ अटैच हो गए वो क्या हो गए हैं? इमोबिलाइज हो गए हैं। दिस इज नोन एज न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। क्या कहलाता है ये? न्यूट्रिएंट इमोबिलाइज। बड़ी अंग्रेजी में जमा जमा के लिखेंगे तो हम कहेंगे कि सम न्यूट्रिएंट्स गेट अटैच्ड टू बायोमास ऑफ decomposers which temporarily move out of nutrient cycling. This is known as nutrient immobilization. कुछ न्यूट्रिएंट डिकम्पोजर के बायोमास के साथ अटैच होकर टेम्पोररीली न्यूट्रिएंट साइक्लिंग से बाहर हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात? एक क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ पर। Which among the following component of ecosystem, which among the following component of ecosystem can be removed? Which among the following component of ecosystem can be removed? ऑब्लिक लगा के लिखना, और is not necessary, or is not necessary.
चार ऑप्शन है बेटा, एबायोटिक फैक्टर्स, दूसरा प्रोड्यूसर्स, तीसरा मैक्रो कंज्यूमर्स, चौथा माइक्रो कंज्यूमर्स। अरे रुको जरा, चलिए जी, कितने लोग कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ? सुन ही नहीं रहे। फोर्थ, फोर्थ, थर्ड। आंसर इज थर्ड। देखो जरा, एबायोटिक फैक्टर को हटा देंगे तो एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर ही नहीं होगा। अगर प्रोड्यूसर्स को हटा दिया जाए तो एनर्जी का फिक्सेशन ही नहीं होगा और फ्लो भी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। डिकम्पोजर्स को हटा देंगे तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इनहिबिट हो जाएगा। लेकिन क्या इनको हटाया जा सकता है? समझ में आई बात? क्या ऐसा कुछ नेचर में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता होगा? सोचो। क्या नेचर में ऐसा कुछ, क्या नेचर में ऐसा कुछ प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता होगा? अरे थ्योरेटिकली बड़ा अच्छा लग रहा है। कोई एग्जांपल है? कोई एग्जांपल है? हाँ हाँ, लीव्स प्लांट वो ठीक है, लेकिन केवल ये तीन ही कंपोनेंट है, एबायोटिक फैक्टर, प्रोड्यूसर्स और डिकम्पोजर्स। होगा? अरे बोलो हाँ के ना। किधर बताओ एग्जांपल। फॉरेस्ट के अंदर एनिमल नहीं होगा? मतलब इमेजिनरी बता रहा ना, रियल बात कर रहा हूं कि नेचर में क्या रियली होगा? अरे यार, पायनियर कम्युनिटीज ऑफ सक्सेशन। पायनियर कम्युनिटी ऑफ सक्सेशन में सबसे पहले इन्वेट करेगा कौन? जब प्लांट वहां पर ह्यूमस बना रहे होंगे या प्लांट का डेड ऑर्गेनिक मैटर बन रहा होगा तो इसको डिकम्पोज कर रहा होगा कौन? डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे होंगे डिकम्पोजर्स, और डिकम्पोजर्स फिर वहां पर इन्वेड करेंगे कौन? हर्बीवोर्स। लेकिन कई 100 साल तक कौन मिलेंगे आपको? प्लांट्स और डिकम्पोजर्स। हाँ ये डिकम्पोजर्स। यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? ये खत्म हुआ भैया आपका माइक्रो कंज्यूमर्स। हाँ, इमोबिलाइजेशन था बेटा। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। किस चीज की? सम न्यूट्रिएंट्स गेट अटैच्ड टू, कौन पूछ रहा है? सुन ही रहा है बस, घर जाके रिकॉर्डिंग में सुन लियो। ठीक है, बाहर लिखवा दूंगा तेरे को अभी। सुनो फटाफट से। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम बेटा हम लोग चार तरह के फंक्शंस पढ़ेंगे। प्रोडक्टिविटी बचे, प्रोडक्टिविटी होगी तो फूड बनेगा, और फूड के फॉर्म में क्या होगा? एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो होगी तो सब अपना बायोमास बनाएंगे, उस बायोमास से डेड ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, उस डेड ऑर्गेनिक मैटर का होगा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन से न्यूट्रिएंट सॉइल में रिलीज होंगे और उनकी साइक्लिंग हो जाएगी। इसका मतलब चौथा फंक्शन आएगा बेटा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। यहां तक की बात क्लियर? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्टिविटी। चलो भाई, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? पढ़ा चुका हूं भैया, और मैंने आपसे कहा था कि जब इकोसिस्टम में पहुंचूंगा तो नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज प्रोडक्टिविटी तो हम लोग कहते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन इज प्रोडक्टिविटी। राइट बच्चे? फिर मैंने आपको बताया था कि यार प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया। अरे टाइम नहीं आएगा, ओनली पर यूनिट एरिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यार प्रोडक्टिविटी क्या है? ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। राइट बच्चे?
ये हो गया भैया आपका प्रोडक्टिविटी। क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम इज प्रोडक्टिविटी? नेक्स्ट, उसके बाद हमने बात की थी कि यार प्रोडक्टिविटी दो तरह की हो सकती है। अरे जीपीपी एनपीपी बाद में, पहले पीपी तो सीखो। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज ऑफ ऑटोट्रॉफ्स, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स, राइट? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो तरह की हो सकती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी दो तरह की हो सकती है, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, राइट? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से आर हटाने के बाद बची हुई मात्रा एनपीपी। एनपीपी में से हेट्रोट्रोफिक रेस्पिरेशन हटाने के बाद बची हुई मात्रा एनसीपी कहलाती है। यहां तक की कहानी सबको क्लियर? अगली बात करते हैं भैया, एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर। एनुअल एनपीपी, सॉरी, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। हाँ जी भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में ग्राम्स के टर्म में दिया हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक? यूनिट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी में मेनली हम लोग बताते हैं किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। हेलो, एनसीईआरटी ने इसी चीज को जी पर ईयर बता रखा है, ठीक है? लेकिन जी इनवर्स स्क्वायर पर ईयर बता रखा है, लेकिन एक्चुअल में वो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर बताना चाहती है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि फिजिक्स के हिसाब से ये गलत है। ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर होना चाहिए। सही क्या है? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। चूंकि एनटीए में हम लोग ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि वो सही चीज को ही सही मान रहे हैं, तो पक्की बात, अगर वो आपसे यूनिट पूछेगा तो आपको ऑप्शन में यही मिलेगा। अगर ऑप्शन में किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर नहीं है, तब आंसर क्या जाएगा? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर जाएगा। समझ में आई बात? इसको क्या हम किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम एनर्जी के टर्म्स में भी बता सकते हैं, दैट इज किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या कह लीजिए किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। समझ में आई बेटा बात? अरे बोलिए। नेक्स्ट, एनुअल एनपीपी ऑफ बायोस्फीयर 170 बिलियन टन्स। एनुअल एनपीपी ऑफ बायोस्फीयर कितना है बेटा? 170 बिलियन टन्स। अगर बेटा आपसे पूछा जाए कि यार ओशियंस का कितना है? 55 बिलियन टन्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यार टेरेस्ट्रियल का कितना है, तो 115 बिलियन टन्स है। क्लियर हो गई बात? अब आगे एनसीईआरटी ने लिखा है कि भैया ओशियंस कवर अबाउट 70% ऑफ एरिया ऑन अर्थ सरफेस, फिर भी वहां की प्रोडक्टिविटी कम क्यों है? डिस्कस विद योर टीचर। लेट्स डिस्कस कि ओशियन की प्रोडक्टिविटी कम क्यों है। इसके मेनली तीन कारण हैं बेटा। सबसे पहला, लाइट इज लिमिटिंग। हमेशा वाटर बॉडी के अंदर लाइट विल बी अ लिमिटिंग फैक्टर। दूसरा, प्रोड्यूसर्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरा क्या बेटा? प्रोड्यूसर्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहां पर बायोमास सिंथेसिस बहुत ज्यादा नहीं होता। और ओशियन में तीसरी चीज है नाइट्रोजन इज डेफिशिएंट। क्या है बेटा? नाइट्रोजन इज डेफिशिएंट। लिख लीजिए फटाफट। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियंस इज ड्यू टू productivity of low productivity of oceans is due to, first, light is limiting. Second, producers are microbes. Third, nitrogen is deficient. नाइट्रोजन इज डेफिशिएंट। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अगर आपसे पूछी जाए
नेचुरल इकोसिस्टम्स में, तो टेरेस्ट्रियल एरिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी नेचुरल हैबिटेट्स में टेरेस्ट्रियल एरिया में किसकी होगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लगभग 5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, राइट। नेक्स्ट, अगर आपसे एक्वेटिक एरियाज में पूछा जाए, आंसर विल बी कोरल रीफ्स। ठीक है बच्चों, यार शायद आप जानते होंगे कि कोरल रीफ्स शो हाई प्रोडक्टिविटी, अभी भी बताया, और आप ये भी जानते हैं कि कोरल रीफ्स शो हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑल्सो। अगर हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करें तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हाई प्रोडक्टिविटी एंड डाइवर्सिटी कहाँ होती है? और एक्वेटिक इकोसिस्टम में। यही कारण है कि कोरल रीफ्स आर आल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। कोरल रीफ्स आर आल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, मेंशन कीजिएगा। समझ में आई बेटा बात? नेक्स्ट, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। हाँ भाई, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम की होगी। किसकी होगी बेटा? क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। अगर ऑप्शन में क्रॉपलैंड का नाम दे रखा हो, राइस एंड शुगर केन फील्ड्स की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, लगभग 3 से 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है बच्चे, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्टिफिशियल या मैनमेड इकोसिस्टम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कहाँ की है? क्रॉपलैंड की। ऑप्शन में अगर क्रॉपलैंड ना दिया हो तो राइस और शुगर केन में से कोई एक टिक करना है। लेकिन यार दोनों ही क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर अलग अलग ऑप्शन में दिए हुए, तो आंसर, अरे क्रॉपलैंड नहीं दिया हुआ है, राइस और शुगर केन अलग अलग दिया हुआ है। कितने लोग कहते हैं शुगर केन, कितने लोग कहते हैं राइस? शाबाश, आंसर इज अ शुगर केन C4 प्लांट है, मोस्ट एफिशिएंट प्लांट्स ऑफ नेचर। ठीक है, नेक्स्ट, मिनिमम प्रोडक्टिविटी नेचुरल की बात हो रही है। टेरेस्ट्रियल एरियाज में, शाबाश, डेजर्ट्स की। अगर ऑप्शन में डेजर्ट ना हो तो आंसर टूंड्रा जाएगा, जिसको हम सामान्य भाषा में आर्कटिक डेजर्ट भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, एक्वेटिक इकोसिस्टम में मिनिमम प्रोडक्टिविटी डीप लेक्स की होती है। किसकी होती है? डीप लेक्स की। हाँ जी, डीप लेक्स की प्रोडक्टिविटी कम होने का कारण लाइट इज लिमिटिंग। दूसरा, अरे माइक्रोब्स आर प्रोड्यूसर्स। और तीसरा, फास्फोरस इज डेफिशिएंट। ओशियन में क्या डेफिशिएंट था, यहां पर क्या डेफिशिएंट है, मेंशन करना तीनों चीजें। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ डीप लेक्स इज ड्यू टू, सबसे पहला क्या, लाइट इज लिमिटिंग। सेकेंड, माइक्रोब्स आर प्रोड्यूसर्स। थर्ड, phosphorus is deficient। अब मन में क्वेश्चन आता है कि सर आपने पहले ओशियन में तो कहा कि नाइट्रोजन इज डेफिशिएंट, और यहां आप कह रहे हो फास्फोरस इज डेफिशिएंट, ऐसा होता क्यों है? वो भी सुन लीजिए। नाइट्रोजन की एबंडेंस एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, लेकिन क्या ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूज कर पाते हैं? इसलिए नाइट्रोजन का पहले होता है फिक्सेशन इन सॉइल। अरे हाँ के ना। अब ओशियन का जो बेसिन है वो बहुत ब्रॉड और बहुत डीप होता है, जहां पर एबंडेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या डायएज़ोट्रॉफ्स नहीं होते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स को हम डायएज़ोट्रॉफ्स कहते हैं, राइट।
एबंडेंस नहीं होने की वजह से वहां पर प्रॉपर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता। मेनली नाइट्रोजन का सोर्स है डीकम्पोजिशन से रिलीज होने वाले नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स या फिर रन ऑफ वाटर के साथ जो आ रहे हैं वो, लेकिन वो ओशियन के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि वहां पर नाइट्रोजन की एफिशिएंसी होती है। ठीक, सेकेंड आती है बात कि डीप लेक्स के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी क्यों नहीं है और फास्फोरस की ही डेफिशिएंसी क्यों है। डीप लेक्स की बात करें तो लेक का जो बेसिन है वो ओशन के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, मतलब चारों तरफ से टेरेस्ट्रियल एरिया से घिरा हुआ बेटा। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैक्सिमम नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल होता है और वो सॉइल में होता है। रन ऑफ वाटर के साथ ये जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स है जिनका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है वो यूजुअली वाटर बॉडीज के अंदर पहुंच जाते हैं डीनाइट्रिफाई होने से पहले। दैट overcomes the requirement of nitrogen in the water body। और फास्फोरस की रॉक्स फ्रेश वाटर बॉडीज में बहुत कम पाई जाती हैं। मराइन इकोसिस्टम्स में फास्फोरस की रॉक्स आर प्रिवेलेंट। फ्रेश वाटर बॉडीज में फास्फोरस का जो मेन सोर्स है वो है डेड ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें न्यूक्लिक एसिड के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़कर और बोन्स एंड टीथ के डीकंपोजिशन की वजह से फास्फोरस रिलीज होगा, विच इज एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस। इस वजह से वहां पर डेफिशिएंट बना रहता है क्या, फास्फोरस। क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? 100% समझ में आया? हार्दिक शुभकामनाओं के साथ प्रोडक्टिविटी भी समाप्त। अगले टर्न पर एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे, उसके बाद डीकंपोजिशन और न्यूट्रिएंट साइकिल है। आज के लिए इतना है।